जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। जी हाँ, क्या नाम है? पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो स्टूडेंट, ये पेडिग्री एनालिसिस जो है ये क्लास 12th की बायोलॉजी के 5th चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मेंशन है। तो दोस्तों, बहुत सारे जो है पीजीटी बायोलॉजी टीचर्स जो हैं इस टॉपिक को स्किप कर जाते हैं या बहुत करते हैं, तो वो पेडिग्री एनालिसिस को डिफाइन कर देते हैं और ये जितने सारे सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन सिंबल्स का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ओके, देन क्या नहीं करते हैं, वो क्वेश्चंस को जो है टच नहीं करते हैं। इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इनको सॉल्व नहीं कराते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को जो है आज पेडिग्री एनालिसिस को डिफाइन करना है, इसके इम्पोर्टेंस को जानना है, देन इसके सिंबल्स को जानेंगे हम लोग, और फिर जो है हम लोग पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस हम करा देंगे कि बोर्ड्स में जाकर के जो है वो सारे क्वेश्चंस हूबहू फंस जाएं, ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे, इसी से रिलेटेड इसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो बोर्ड में आएंगे। दोस्तों, तैयार है आप लोग? चलिए आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के टॉपिक को। ओके, तो आप देख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस हम लोगों का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग जो है इस पेडिग्री एनालिसिस को डिफाइन कर लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस कहते किसे हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है पेडिग्री को जानेंगे, देन पेडिग्री एनालिसिस को समझ लेंगे। तो पेडिग्री होता क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जो कैरेक्टर्स होते हैं या डिजीज़ होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको जेनेटिक कैरेक्टर्स कहते हैं, या ऐसे बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनको जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेडिग्री को समझते हैं। पेडिग्री को समझने के लिए हम लोगों को जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक डिजीज़ को जानना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। ऐसे बहुत सारे बीमारियां भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, मीन्स पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, ये जनरेट होते रहते हैं। तो जो कैरेक्टर्स मीन्स जो ट्रेट्स जो हैं या डिजीज़ जो हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जनरेशन टू जनरेशन जो पास होते हैं, तो दोस्तों 2 पीढ़ी, 2 जनरेशन या 2 से अधिक जनरेशन्स के जो ट्रेट्स हैं, इनके जो डिजीज़ हैं, इन्हें अगर हम जो है फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, देन ये कहलाता है क्या? पेडिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जी हाँ, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पेडिग्री बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है जो ट्रेट्स हैं या डिजीज़ेज हैं, तो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों का जो ट्रेट्स है या जो डिजीज़ हैं, इनको अगर हम लोग जो है फिगर के द्वारा, चित्र के द्वारा दिखाते हैं, देन ये क्या है? पेडिग्री है। और जब इस पेडिग्री का जब हम लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन इसको क्या कहते हैं? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो दोस्तों जनरली देखा गया है कि जो ट्रेट्स होते हैं या जो डिजीज़ होते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो ट्रेट्स हैं या डिजीज़ हैं, उनको क्या किया जाता है कि एक फैमिली ट्री बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? उस ट्रेट का जो है फैमिली ट्री बना लिया जाता है, तब उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो पेडिग्री एनालिसिस है जनरली जो है हम लोग जो है क्यों अप्लाई करते हैं? जनरली जो है हम लोगों को जो है जो डिजीज़ेज होते हैं, जो पीढ़ी में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो डिजीज़ेज हम लोगों को मिलती है, तो इसको पता करने में जो है पेडिग्री एनालिसिस बहुत ही हेल्प करता है। अगर हम लोग जो है किसी एक पीढ़ी पर देख रहे हैं और हमें पता करना हो कि कौन सा डिजीज़ है, तो पेडिग्री एनालिसिस जो है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोगों को। ओके, तो आइए हम लोग जो है एनसीईआरटी के डेफिनेशन को भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है? ए रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स। क्या है भाई? एक रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है? जेनेटिक ट्रेट्स का रिकॉर्ड है। कब तक? फॉर 2 और मोर जनरेशंस, 2 या 2 से अधिक जनरेशन तक का जो जेनेटिक रिकॉर्ड है, जेनेटिक ट्रेट्स का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जब उसको क्या किया जाता है? प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। जब उसको डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम लोग पेडिग्री बोलते हैं, और ये स्टडी क्या है? पेडिग्री एनालिसिस कहलाती है। ओके, तो आइए हम लोग जो है कुछ जो है
इम्पोर्टेंस को समझते हैं पेडिग्री के। हमने स्टार्टिंग में ही जो है एक दो इम्पोर्टेंस बताया है, बट अभी हम लोग जो है बोर्ड के थ्रू जो है कुछ इम्पोर्टेंस को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूजफुलनेस इम्पोर्टेंस। ओके, सो पहला है इट इज यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर्स। ये जो है जेनेटिक जो काउंसलर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों है? कह रहा है कि टू एडवाइज इंटेंडिंग कपल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्काप्टोनुरिया, फेनिलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। ओके, तो दोस्तों जो है ये जेनेटिक काउंसलर्स के लिए जो है पेडिग्री एनालिसिस बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि जो है इस पेडिग्री एनालिसिस का हेल्प लेकर के जो है जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो जो कपल्स होते हैं देन ये बता देते हैं उनको कि आने वाली पीढ़ी में जो है किस तरह का जो है डिफेक्ट आ सकता है। ओके, अब आइए हम लोग जो है सेकंड इम्पोर्टेंस देखते हैं। क्या है हम लोगों का? इट का मतलब हो गया हम लोगों का पेडिग्री एनालिसिस इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ ट्रेट्स in the ancestors. For example, hemophilia appeared in Queen Victoria. जी हाँ, जो पेडिग्री एनालिसिस है ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को? डिफेक्ट्स को, डिजीज़ को, कि किस पीढ़ी में जो है डिफेक्ट्स या जो ट्रेट्स है या जो डिजीज़ है वो किस पीढ़ी में जो है ओरिजिन हुआ था, इसको जो है ये इंडिकेट करता है। और एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उसकी पीढ़ी में जो है डिजीज़ आ रही थी। कौन सी डिजीज़? हीमोफीलिया डिजीज़ आ रही थी। तो पेडिग्री एनालिसिस से पता चला कि ये डिजीज़ जो है क्वीन विक्टोरिया से स्टार्ट हुई थी। ओके, तो दोस्तों आप लोग को पता भी होना चाहिए कि पेडिग्री जो एनालिसिस है ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है डिफेक्ट्स को पता करने में, डिजीज़ को पता करने में या अच्छे कैरेक्टर्स को भी पता करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो आइए नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ते हैं हम लोग जो है इट इंडिकेट्स द हार्म ए मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स में कॉज। तो दोस्तों ये पेडिग्री एनालिसिस इस बात को भी जो इंडिकेट करता है कि जब दो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज कराया जाता है तो उनकी जो है पीढ़ियां हैं उनमें कौन सा हार्म हो सकता है, इसको भी जो है पेडिग्री एनालिसिस क्लियर कर देता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह से जो है पेडिग्री एनालिसिस जो है डिफाइन कर दिया गया और यूजफुलनेस भी बता दिया गया आपको जो है। अब आइए हम लोग जो है पेडिग्री एनालिसिस में जो है कुछ सिंबल्स बताए गए हैं उसको ध्यान में रखते हैं, उसको देखते हैं। देन अगर हम लोगों को जो है सिंबल्स क्लेरिफाई हो जाएंगे तो हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे, या हम लोग जो है एंसेस्टर्स से जो है कोई बीमारी को जो है देख करके जो हम लोग जो है उसके जो है जनरेशन्स में बता देंगे कि किस तरह की बीमारी है। इस तरह से हम लोग जो है बीमारियों को जो है उनके जो है जीनोटाइप्स को भी जो है सर्च कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है क्या आना चाहिए? सिंबल्स आना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्क्वायर बना है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये जो है मेल को डिनोट कर रहा है। किसको? मेल को डिनोट कर रहा है। ओके, इस तरह से सर्कल है, सर्कल किसको डिनोट कर रहा है? जी हाँ, फीमेल को। स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है? मेल को। सर्कल किसको डिनोट कर रही है? फीमेल को डिनोट कर रही है। तो दोस्तों इसी तरह से जो है अगर जो है सर्कल या स्क्वायर, समझ रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर है या सर्कल, अगर ये डार्क हो जाए, आप यहाँ पे देखे हो हमने डार्क नहीं किया है बट लाइनिंग कर दिया इस तरह से, तो जब सर्कल्स या स्क्वायर डार्क हो जाते हैं तो ये किसको सिंबलाइज करते हैं? जी हाँ, ये किसको सिंबलाइज करते हैं? ये डिजीज अफेक्टेड पर्सन को सिंबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग जो है आगे है कि जब एक स्क्वायर और एक सर्कल, समझ रहे हैं, सर्कल क्या है? फीमेल, स्क्वायर क्या है? मेल। जब मेल और फीमेल के बीच में जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है देन ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है कि इस मेल और इस फीमेल के बीच में क्या है? मैटिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? मैटिंग हो रहा है, मैरिज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक स्क्वायर और एक सर्कल के बीच में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। देन ये क्या डिनोट करेगा? जी हाँ, ये डिनोट करेगा कि जो मैटिंग है बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव्स, किसके बीच में है? दो क्लोज रिलेटिव्स मेल एंड फीमेल है, उनके बीच में जो है क्या हो रहा है? मैटिंग हो रहा है। ओके, तो आइए आगे हम लोग सिंबल्स देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक सर्कल है, मेल फीमेल है, ये दोनों पेरेंट्स हो गए।
देन यहाँ से एक वर्टिकल लाइन है, और ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, इसका जेनरेशन है, इन पेरेंट्स का क्या है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, बट ये क्या है, डार्क है। इस तरह से इनका संतान, इन दोनों का संतान क्या है, ये डिजीज अफेक्टेड है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग जो है। इस तरह से यहाँ पे 3 सर्कल्स हैं, 3 टाइप्स के 3 सर्कल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक सर्कल में जो है बीच में सेंटर में पॉइंट बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, एक हाफ डार्क है। ठीक है दोस्तों, तो ये शो कर रहा है कि सर्कल मतलब कि फीमेल, तो ये शो कर रहा है कि फीमेल्स क्या है, कैरियर होती हैं। अगर इस तरह से सिंबल्स आपको मिलते हैं तो आप कहेंगे कि फीमेल्स क्या है, कैरियर है, डिजीज अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, डिजीज के कैरेक्टर्स हैं बट ये क्या है, कैरियर है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको जो है स्क्वायर में इस तरह का जो है लाइन खींच दिया जाए और सर्कल में इस तरह की लाइन खींच दी जाए, समझ रहे हैं, तब जो है ये किसको इंडिकेट करता है, जी हाँ, ये डेथ को इंडिकेट करता है। किसको, डेथ को इंडिकेट करता है। ओके, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग जो है। एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, यहाँ देख सकते हैं कि ये इस तरह की जो लाइन घूमी हुई है स्क्वायर से जाकर के जो है किस पे मिली हुई है, जी हाँ, ये स्क्वायर से जाकर के जो है सर्कल पे मिली हुई है। तो इस तरह से या 2 सर्कल्स हैं, ये आपस में इस तरह से मिले हुए हैं, तो ये किसको इशारा कर रहा है, ये जाइगोटिक ट्विंस को इशारा कर रहा है। ये दोनों ट्विंस हो गए, ये दोनों ट्विंस हो गए, मतलब इस तरह से जो है सिंबल्स अगर होंगे तो आप क्या कहेंगे, जाइगोटिक ट्विंस होंगे। ओके, आइए इस तरह से 2 स्क्वायर है या 2 सर्कल्स हैं, इस तरह से जो है उल्टे वी से जो है जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन भी इनके बीच में है। तब ये किसको इशारा कर रहे हैं, जी हाँ, ये आइडेंटिकल ट्विंस को जो है सिंबलाइज कर रहे हैं। किसको, आइडेंटिकल ट्विंस को सिंबलाइज कर रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग की जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो आपस में ब्रीडिंग होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, उनके जो है सिंबल्स को हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है आपका जो है यहाँ पर एक सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, एक सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरह का सिंबल है, ये जो है हाइब्रिड डोमिनेंट का सिंबल है, समझ रहे हैं। इसमें जो है 2 जीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 गैमेट्स। इसी तरह से जो है यहाँ पर भी जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हाइब्रिड डोमिनेंट है। जब 2 हाइब्रिड डोमिनेंट के जो है पेरेंट्स आपस में क्रॉस कराए जाते हैं तो उनका जो जेनरेशन है उसके नेक्स्ट जनरेशन में क्या रेशियो आने वाला है ऑफ स्प्रिंग्स का, इसको देखते हैं। जब 2 हाइब्रिड्स को जो है आपस में क्रॉस करा देते हैं, देन नेक्स्ट जनरेशन में हम लोगों को 3 हाइब्रिड्स मिलेंगे और एक जो है रिसेसिव ऑफ स्प्रिंग मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। हम लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है काफ़ी हेल्प मिल सकता है इन सभी चीज़ों से। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम लोग जो है। एक हाइब्रिड पेरेंट है और एक रिसेसिव पेरेंट है। जब इनका क्रॉस कराते हैं हम लोग तो क्या मिलता है, 50% हम लोगों को हाइब्रिड डोमिनेंट मिलता है, 50% हम लोगों को जो है रिसेसिव डोमिनेंट मिलता है। इसी तरह से जो है जब हम 2 रिसेसिव पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जितने भी सारे जो है ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे नेक्स्ट जनरेशन में वो कैसे आएंगे, जी हाँ, सभी के सभी रिसेसिव आएंगे। इसी तरह जो है 2 हाइब्रिड्स डोमिनेंट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी ऑप्शन मिल सकता है, एक जो है क्या होगा, प्योर डोमिनेंट होगा, 2 हाइब्रिड्स डोमिनेंट होंगे, और एक जो है रिसेसिव जो है हम लोगों को मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग जो है एक हाइब्रिड डोमिनेंट और एक प्योर डोमिनेंट के बीच में जो है जब क्रॉस कराते हैं हम लोगों को तो 50% जो है क्या मिलता है हम लोगों को, प्योर डोमिनेंट मिलता है, 50% जो है क्या मिलता है, हाइब्रिड डोमिनेंट मिलता है। ओके, तो इस तरह से जब हम लोग जो है प्योर डोमिनेंट और प्योर जो है रिसेसिव पेरेंट के बीच क्रॉस करा देते हैं हम लोग, तो हम लोगों को जितने भी सारे जो है ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हाइब्रिड डोमिनेंट मिलेंगे। ओके, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की थियरी है। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो रेशियो बनाया गया है ऑफ स्प्रिंग्स कैसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अगर हम लोग जो है इसी का एग्जांपल लेते हैं, एक हाइब्रिड डोमिनेंट पेरेंट है, एक रिसेसिव पेरेंट है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका आपस में क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले गैमेट्स बनाते हैं, इससे इसका गैमेट, इससे इसका गैमेट। तो यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, ये गैमेट हो गए। इस रिसेसिव का जो है स्मॉल ए, ये गैमेट हो गए। अब हम लोग जो है क्रॉस कराते हैं इसका इसके साथ, तो कैपिटल ए स्मॉल है, इसका फिर इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल ए स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरह से ये 50% क्या हो गए, कैपिटल ए स्मॉल है, हाइब्रिड डोमिनेंट ऑफ स्प्रिंग्स आ गए। समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 50% हाइब्रिड डोमिनेंट है। इसी तरह से जो है अब हम क्या क्रॉस कराते हैं, इसका जो है इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो स्मॉल है रिसेसिव
और इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा, स्मॉल है रिसेसिव। इस तरह से हम लोगों को जो है रिसेसिव जो है ऑफस्प्रिंग्स 50% मिल जाते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड। अगर हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो देन क्या होगा कि भैया हम लोगों का जो है जितना भी वर्क है पेडिग्री एनालिसिस के जो भी डेफिनेशन सिंबल्स वो बेकार हो जाएंगे। एक आधे नंबर के क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। अगर 2-3 नंबर के क्वेश्चंस अगर पेडिग्री एनालिसिस आता है तो कहाँ से आता है, प्रॉब्लम से आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो है ये क्वेश्चंस फंस जाने वाला है बोर्ड में। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस इस टाइप के आ सकते हैं, देन आप लोग जो है बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, आइए देखते हैं हम लोग जो है ये प्रॉब्लम है क्या। तो कह रहा है कि ए पेडिग्री गिवन बिलो started with a dark-haired lady marrying with a red-haired man, gentleman, so indicates all the possible genotypes of all the members and whether red hair is due to dominant allele। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक पेडिग्री में दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है कि डार्क हेयर्ड वाली जो है महिला है उसकी शादी जो है किसके साथ हो गई है, रेड हेयर्ड जेंटलमैन से हो गई है। तो दोस्तों डार्क हेयर्ड होना जो है ये कॉमन फिनोमिनन है, हम लोगों का हेयर भी क्या है, डार्क है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या जो है आपका एबनॉर्मल है रेड हेयर, समझ रहे हैं। कभी कभी जो है किसी जो है ह्यूमन बींग्स को आप देखेंगे कि उनके बाल कैसे होते हैं, रेड होते हैं, तो ये एक डिफेक्ट है, समझ रहे हैं। चाहे इसको आप क्वालिटी कह लीजिए या इसको डिफेक्ट कह लीजिए, ये एक नॉर्मल कैरेक्टर है। तो दोस्तों जो है एक डार्क हेयर्ड वाली महिला की शादी जो है रेड हेयर्ड वाले जो है मेल से करा दी गई है। तो कह रहा है कि इनके जो जनरेशंस आएंगे, तो पेरेंट्स के साथ साथ जितने भी इनके जो जनरेशंस हैं, 2 पीढ़ी या 2 से अधिक पीढ़ी, समझ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या बताना है, पॉसिबल जीनोटाइप्स बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये बताना चाह रहा है कि ये जो रेड हेयर्ड है ये किसकी वजह से है, डोमिनेंट एलील के कारण है। डोमिनेंट एलील दो ही होते हैं, आप जानते हैं, या तो इस तरह से कैपिटल ए हो सकता है या कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, ठीक है, ये डोमिनेंट एलील होते हैं। रिसेसिव एलील क्या होता है, स्मॉल ए, ये रिसेसिव एलील है। तो यहाँ पे जो है डोमिनेंट एलील के कारण हो रहा है। जी हाँ, डोमिनेंट एलील के कारण हो रहा है। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिगर से हेल्प लेते हैं। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, सर्कल क्या है आपको ये फीमेल बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका जो है, ये फीमेल क्या है, ये नॉर्मल है, डार्क हेयर्ड है, समझ रहे हैं, तो ये नॉर्मल हो गई। ये मेल क्या है, ये क्या है आपका जो है, इसका हेयर कैसा है, रेड है। देन आपने इसको क्या किया, डार्क कर दिया, लाइन खींच दिया, समझ रहे हैं। दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे क्या जीनोटाइप लिखे, तो यहाँ रिसेसिव एलील के कारण कोई डिजीज नहीं है, रिसेसिव एलील के कारण जो है रेड हेयर नहीं है, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है रिसेसिव एलील लिख सकते हैं और डोमिनेंट एलील यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से आप बिना सोचे केवल देख करके जो है जितने भी सारे जो है डार्क स्क्वायर या सर्कल्स हैं यहाँ पे डोमिनेंट जीनोटाइप लिख सकते हैं, ठीक है। और याद रहे कि जितने भी सर्कल है, जितने भी स्क्वायर्स हैं जो किसी भी पीढ़ी में है, समझ रहे हैं, जो कि क्या है, डार्क नहीं है, तो आप फटाफट वहां पे जीनोटाइप क्या देंगे, रिसेसिव एलील का देंगे। क्या देंगे, रिसेसिव एलील का। समझ में आया, ठीक है। रिसेसिव एलील के कारण जब कोई डिजीज नहीं है, रेड हेयर नहीं है, तो आप रिसेसिव एलील फटाफट भर दोगे। ओके, देन जो है डार्क की जगह पे क्या, डोमिनेंट एलील भर दोगे, हो जाएगा हमारा जीनोटाइप्स, पॉसिबल जीनोटाइप्स आ जाएगा। ओके, सो आइए हम लोग जो है करके देखते हैं। यहाँ पे ध्यान भी रहे कि अगर हम लोग जो है एक डोमिनेंट हाइब्रिड डोमिनेंट का क्रॉस जो है रिसेसिव के साथ कराते हैं, रिसेसिव के साथ कराते हैं, तो हम लोगों को जो है हाफ में 50% जो है डोमिनेंट मिलने वाला है और 50% रिसेसिव मिलने वाला है। ये ध्यान रहे, ठीक है। हम लोग जनरली भी कर सकते हैं और थॉट के साथ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पे फीमेल जो सर्कल है ये क्या है, रिसेसिव एलील बना दिए, क्योंकि रिसेसिव एलील जो है रेड हेयर का कारण नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है कारण कौन है, कौन सा एलील, डोमिनेंट एलील है, तो आपने यहाँ पे डोमिनेंट एलील बना दिया स्क्वायर में। अब हम देखते हैं कि जो इसकी जनरेशन है, ठीक है, इसमें सेकंड जनरेशन में इसमें जो है 1 2 3 4 ये जो है 4 जो है इसके जो है इंडिविजुअल्स, इनके संतान आ गए। इसमें से 2 अफेक्टेड है, आप देख सकते हैं, एक जो है फीमेल है और एक मेल अफेक्टेड है। इसमें से एक मेल और एक फीमेल क्या है, ये अफेक्टेड नहीं है, रेड हेयर से अफेक्टेड नहीं है। ओके, तो इन दोनों पे हम जो है क्या कर देंगे, रिसेसिव एलील,
और इन दोनों जगहों पे हम लोग डोमिनेंट एलील, क्योंकि इनको और इनको क्रॉस कराएंगे, जब इसको क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को 50% डोमिनेंट आएगा, 50% रिसेसिव। तो 50% रिसेसिव यहाँ पे भर देते हैं, 25 यहाँ, 25 यहाँ, और 50% डोमिनेंट यहाँ भर देते हैं, 25 यहाँ, 25 यहाँ। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट कर देते हैं, क्योंकि डोमिनेंट की वजह से रेड ऐड है, ठीक है, ये रेड ऐड हो गया। देन ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिसेसिव एलील कर देंगे हम लोग, और देन यहाँ पे ये भी नॉर्मल है, तो ये भी रिसेसिव एलील हो जाएगा। ये आपका जो है एबनॉर्मल है, तो यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट एलील बना देंगे। ओके, सो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब इस नॉर्मल का नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करा रहे हैं, देन इसके जो जनरेशन है थर्ड जनरेशन में, तो सभी के सभी जो है नॉर्मल है, ठीक है। तो हम सभी में क्या कर देंगे, फटाफट जो है रिसेसिव एलील भर देंगे। तो यहाँ पे फटाफट जो है रिसेसिव एलील सब में हो गया। ओके, इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि जो अफेक्टेड जो फीमेल है, इसका मैरिज जो है किसके साथ कराया जा रहा है। जी हाँ, इसका मैरिज जो है नॉर्मल स्क्वायर मेल के साथ कराया जा रहा है। तो एक जो है फीमेल अफेक्टेड है और एक फीमेल क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल वाले में जो है क्या कर देंगे, रिसेसिव एलील, और अफेक्टेड वाले में क्या कर देंगे, जो है डोमिनेंट एलील कर देंगे। जी हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, रिसेसिव एलील, और इसमें जो है क्या हो जाएगा, डोमिनेंट एलील। तो दोस्तों ये जो है पॉसिबल जीनोटाइप्स हो गया। इस डायग्राम का, इस पेडिग्री का, इस फैमिली ट्री का, जिसमें रेड हेड है, समझ रहे हैं, तो इसका ये पॉसिबल जीनोटाइप्स आ गया। अब आपको जो है फुली मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से जो है आप लोग जो है अपने बुक से जो है और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। एनसीईआरटी में भी जो है एक दो जो है प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, अदरवाइज जो है आप जो है साइट बुक में जाइए, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करिए और अच्छे से जो है पेडिग्री एनालिसिस पे जो है अपनी पकड़ को बना लीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।